Yes, good evening everyone. This is Dia Bajaj and we have discussed in the last class socialism in the Europe and the Russian Revolution. We have started. And in the last class we have discussed about the difference between liberals, conservatives and radicals. We have also discussed about the how Russian Revolution, how Europe socialism came to Russia, and what were the conditions of workers in Russia, and then resulted in the revolution in the Russia. And we have discussed till second chapter, and we are going to discuss further without wasting our time. We are coming to our next यू कैन से सेकेंड चैप्टर जहां पर हमने छोड़ा था। सेकेंड चैप्टर में हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था कि 1914 से पहले जितनी भी पार्टीज बनी थी वो सारी क्या थी। देखो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट से। सेकेंड चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। fall of monarchy in February and the events of monarchy called Russian Revolution. रशियन एम्पायर, फिर हमने डिस्कस किया था रशियन एम्पायर के बारे में कि सार निकोलस टू वाज रूलिंग रशिया बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड। फिर हमने इसको लर्न भी किया था, इसको एक ऑर्डर से लर्न किया था हमने। जो हमारा क्वाड्रेंट क्या था आपका फ्लू था। क्या था क्वाड्रेंट फ्लू था। ये फ्लू जो है हम उसको क्या कहते हैं कि जो हमारा फ्लू जो है आपको उसको कहते हैं एशिया के नाम फ्लू फैला हुआ था हमारी लाइफ के आसपास। ठीक है, तो फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, एस्टोनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये हमारी क्या कंट्रीज है। ये हमारा रशिया के आसपास वाली कंट्रीज थी, नेबरिंग कंट्रीज थी, जहां पर सारे ये बुद्धिस्ट जो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी वाले लोग वहां पर ज्यादा रह रहे थे। ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। जिसका मिस हो गया हो वो वीडियो से भी कर लेना बाद में। फिर क्या हुआ 20th सेंचुरी, एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। जब भी बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी की बात करूं तो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 1901 से लेकर 1925 तक का ईयर। इज इट ओके? तो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल एग्रीकल्चरिस्ट थे। मैंने कहा था 50% रेशियो, लेकिन फ्रांस में ये रेशियो क्या था, 50% रेशियो था 50%। फिर मैंने आपको इंडस्ट्रियल सिटीज के बारे में बताया था। मैंने कहा था इंटरनल में ये भी आ सकता है कि मेजर इंटरनल सिटीज कौन सी थी। तो मेजर इंटरनल सिटीज सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी जब वर्कर क्लास में क्या हुआ था उनमें भी थोड़े से डिफ्रेंशिएशन आ गया था। वर्कर में भी डिफ्रेंशिएशन आ गया कि मेटल वर्कर्स अपने आप को सुपीरियर समझने लगे। वो ये समझने लगे कि हमारे को ट्रेनिंग दिया जाता है और तो हम सुपीरियर हो गए इनसे। इज इट ओके? तो उसको देखकर पीजेंट्स में भी क्या आ गया, आपका थोड़ी सी सुपीरियरिटी आ गई कि भी पीजेंट्स में भी आपका डिफरेंशिएशन आ गया। तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। क्लियर है? कल की क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया और मैंने आपको ये कहा कि जो अब पीजेंट्स थे या वर्किंग क्लास थी वो अपनी बेहतरीन कंडीशंस के लिए लिबरल्स और रेडिकल्स के साथ इकट्ठे हो गए कि हमारे को भाई हमारी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए और इस तरह से दो पार्टीज बनाई गई थी। और मैंने आपको ये बताया था कि जो दो दो पार्टीज बनी थी 1914 से पहले, तो दोनों पार्टीज की लीगल हुई जा रही थी। जिसमें से एक पार्टी कौन सी बनी थी, एक तो हमारी मार्क्स की बनाई गई थी। वो पार्टी का नाम क्या था, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, दैट वाज फाउंडेड 1893। कोऑर्डिनेट जनरल बन जाता है हमारा। समझ गए बात को? क्लियर है? तो 1914 से पहले जो भी पार्टीज बनी उसको इलीगल कहा जाता है। तो हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज। और दूसरी पार्टी कौन सी बनी बेटा, दूसरी पार्टी जो हमारी बनाई गई थी वो बनाई गई थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। क्लियर है? तो ये हमें पता होना चाहिए। अब उन्होंने एक बात कही कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज लीगल इन रशिया बिफोर 1914, सारी की सारी इलीगल थी। जिसमें से एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई गई थी 1898 में, जो सोशलिस्ट ने बनाई थी। सोशलिस्ट कौन होते हैं, where means of production are under the government control। ठीक है, सोशलिस्ट वो लोग थे जो ये बिलीव करते थे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के अंडर
होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? उन्होंने एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी जो कि मार्क्स के आइडिया के ऊपर बेस्ड थी। क्लियर है? अब सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 के करीब बनाई गई थी। इसको भी इलीगल ही कहा गया। चलो कोई बात नहीं, इलीगल कहा गया तो कहा गया। कह रहे सम वर पुअर। अब लेनिन, अब मैंने आपको कल क्या बताया था कि इसी बीच में किसकी एंट्री? लेनिन की। व्लादिमीर लेनिन कौन थे? व्लादिमीर लेनिन कौन इंसान थे जो ये चाहते थे, वो आपको के खिलाफ थे, वो भी कैपिटलिज्म के खिलाफ थे। अब कैपिटलिज्म where means of production are under the private sector. Is it clear? तो व्लादिमीर लेनिन भी प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ थे। वो भी नहीं चाहते थे कि भाई जो हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर हो। तो लेनिन ने क्या फेल्ट किया कि पीजेंट्स वर नॉट यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, कुछ पुअर है कुछ रिच है। सम वर्क एज लेबरर्स बट वेयर अदर आर कैपिटलिस्ट। ठीक है? तो अब इस डिफरेंशिएशन को देखते हुए उन्होंने कहा दे कुड नॉट ऑल बी अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। ये तो सभी एक साथ नहीं चल सकते। बात समझ में आई? क्लियर है? अब देखो, एक बच्चा है गरीब, एक बच्चा है अमीर। अब अमीर बच्चे को तो आदत है एसी में रहने की और सारी की सारी सुविधाएं उसके पास है। ऑल द यू कैन से लग्जरीज यू कैन से इज विद द रिच स्टूडेंट एंड पुअर स्टूडेंट के पास ये सारी लग्जरीज नहीं है। तो क्या वो कॉप अप कर सकता है जो पुअर स्टूडेंट जो है रिच के साथ या रिच पुअर के साथ? नहीं कर सकता ना। तो उनको एक साथ लेके चलना तो मुश्किल हो जाएगा ना। अगर मैं कहूं कि मैं ट्रिप पे लेके जा रही हूँ और ट्रिप पे लेके जाने के लिए मेरे को लंदन ट्रिप लेके जाना है, अब लंदन में ट्रिप लेके जाना है तो सारे के सारे तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे स्कूल में, है कि नहीं? इज इट ओके? तो लेनिन ने भी ये कहा कि रिच को तो पुअर के साथ एक साथ लेके नहीं चल सकते ना सोशलिस्ट मूवमेंट में। दे कुड नॉट बी ऑल द पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट। द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर व्लादिमीर लेनिन ने क्या कहा? पहली बात तो ये होगी कि व्लादिमीर लेनिन के ग्रुप का नाम क्या था? बोल्शेविक। क्या नाम था इनका? बोल्शेविक। ये एक अलग इंटरनल हो गया हमारा। बात समझ में आई? अब इंटरनल में एक इंटरनल एक और क्या हो गया हमारा कि हमारा कौन से ग्रुप से थे बेटा? ये बोल्शेविक से थे। क्लियर? थॉट दैट इन रिप्रेसिव सोसाइटी सारिस्ट रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन। इन्होंने कहा कि जो सार सार कौन थे? सार निकोलस वाज द किंग एट दैट टाइम। इज इट ओके? क्लियर? इन द 1914 सारिस्ट रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन। अब लेनिन का ये कहना था कि पार्टी तो डिसिप्लिन होनी चाहिए, should control the number and the quality of its members, जिसमें quality of members participate करें। ठीक है? लेकिन मेंशेविक्स चाहते थे कि पार्टी में सभी आपका पार्टिसिपेट करें, जैसे कि जर्मनी में कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? तो ये लेनिन के बारे में, लेनिन के विचार ये थे। लेनिन ने कहा कि रिच और पुअर पीजेंट्स को लेकर चलना एक साथ मुश्किल है, तो जो आपका पार्टी है, पार्टी शुड कंट्रोल द नंबर। ठीक है? मतलब पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स मतलब क्वालिटेटिव मेंबर्स होने चाहिए, ज्यादा नहीं। लेकिन मेंशेविक्स वाले कहते थे कि पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। क्लियर है? जैसा कि जर्मनी में चल रहा था। चलो एनीवेज, अब हुआ क्या? अब 1905 रेवोल्यूशन आया। ठीक है? अब ये हम पहुंच रहे हैं इस चैप्टर में कि अक्टूबर रेवोल्यूशन कैसे आया। अब अक्टूबर रेवोल्यूशन से पहले के इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं हम कि 1905 में क्या हुआ। ठीक है? तो 1905 में क्या हुआ जरा देखते हैं। अब रशिया ऑटोक्रेसी था। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी होता है वन पार्टी रूल। वन पार्टी रूल का मतलब क्या होता है? जहां पर किंग रूल कर रहा हो। बात समझ में आई? जहां पर कौन रूल कर रहा हो? किंग रूल कर रहा हो। क्लियर है? अनलाइक यूरोपियन रूलर्स, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में जो सार था ना, वो कहता था भैया कोई पार्लियामेंट वार्लियामेंट यहाँ पर नहीं चलेगी, हम रूल कर रहे हैं तो मतलब कर रहे हैं। कौन अपना अच्छा खासा अपना रूल छोड़ेगा? सोचने वाली बात है। क्लियर है? और लिबरल्स जो थे रशिया में कंपेन टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि भैया ये किंग क्वीन वाला ये स्कीम खत्म हो जाए। क्लियर है? वो इसको एंड करना चाहते थे। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशनरीज दे वर्क विद द पीजेंट्स। अब उन्होंने दोनों पार्टीज जो 1914 से पहले इलीगल कही गई, उन दोनों पार्टीज के साथ मिलकर, पीजेंट्स और वर्कर्स के साथ मिलकर काम किया और 1905 में और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। अब ये अलग इंटरनल है कि कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड किसने की थी?
कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड लिबरल्स ने की थी। किसके साथ मिलकर की थी? जो पार्टीज बनाई थी ना, सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, क्लियर है? ये डेमोक्रेट्स वाली पार्टी तो 1898 में बनी थी और रेवोल्यूशनरी पार्टी हमारी 1900 में बनी थी। इनके साथ वर्कर्स और पीजेंट्स के साथ मिलकर इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। They were supported in the empire by the nationalists and in the Muslim dominated areas by jihadists who wanted modernized Islam to lead their societies. कह रहे अब उनका साथ देने वाले कौन थे? सारे के सारे इसके साथ आ गए। जितने भी नेशनलिस्ट थे, चाहे वो मुस्लिम एरिया वाले थे या कोई भी थे, सारे इस्लाम को, धर्म को मानने वाले भी इन्हीं के साथ चल पड़े। क्लियर है? चलो अब कह रहे 1904, लेकिन जो 1904 वाला साल था ना, अब क्या हुआ? 1905 रेवोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं कि 1905 में जो टर्बुलेंट टाइम का मतलब है कि ये सारा आपका जो है ये टर्बुलेंस समझते हो ना, सारा जो है मतलब ऊपर नीचे ये मामला क्यों हो रहा था? क्लियर है? तो ये मामला इसलिए हो रहा था क्योंकि 1904 में क्या हुआ था, आपका रशियन वर्कर्स के लिए बड़ा बैड साबित हुआ। जो जितने भी एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस थे ना, वो अचानक से आपके बढ़ गए एंड रियल वेजेस हमारी घट गई। अब रियल वेजेस क्या होती है मैं बताती हूँ आपको। रियल वेजेस ये होती है, जैसे मान लो मेरी सैलरी 10,000 रुपए है, क्लियर है? ओके, तो 10,000 रुपए में मैं 50 गुड्स परचेज कर सकती हूँ, क्लियर है? अब 50 इसके प्राइसेस बढ़ गए, 50 गुड्स के प्राइसेस, अभी इतना ज्यादा आपके लिए डीप हो जाएगा, आपको सिंपल सा एग्जांपल समझाते हैं, इतना इकोनॉमिक्स नहीं समझाते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। मान लो ये ऋषभ है, ऋषभ, मान लो ऋषभ को खर्ची मिलती थी एक दिन की 50 रुपए की, समझ गए बात को? और ये क्या करता था, ये जो अपना है ना, ये क्या पढ़ता है ये ऋषभ, वो क्या नाम है उसका जहाँ पे तुम पी के आते हो, वो ये जो ग्लास पी के आते हो पैटिस के साथ, गिफ्ट गैलरी के साथ, जो भी आप मतलब मान लो ये कोल्ड ड्रिंक पीता था, फॉर एन एग्जांपल, मान लो ये कोल्ड ड्रिंक पीता था, इसको 50 रुपए रोज के मिलते थे और ये कोल्ड ड्रिंक पीता था। अब मान लो ये कोल्ड ड्रिंक पीता था और उसके साथ एक पैटी भी खाया करता था, तो कोल्ड ड्रिंक आती थी 30 की और पैटी आती थी 20 रुपए की, तो इसका गुजारा बसर बड़ा अच्छा चल रहा था। अचानक से क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जो कोको कोला वाले थे ना, सॉरी, जो कोक वाले थे ना, उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए 40 रुपए, ठीक है, और 20 रुपए। अब इसकी पहुंच में थी ये चीज, पहुंच में थी नहीं थी ना। अब इसको मिलते तो 50 रुपए थे और इसको खाने के लिए चाहिए थे क्या 40 रुपए 60 रुपए, तो इसकी रियल वेजेस क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई। बात समझ में आई? तो रियल वेजेस क्या हो गई? जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं और उसके मुकाबले में हमारी सैलरी नहीं बढ़ती, तो उसको बोलते हैं रियल वेजेस डिक्लाइन होना। बात समझ में आई? इज इट ओके? तो रियल वेजेस डिक्लाइन हो गई बाय 20%। अब क्या हुआ? मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। अब वर्कर्स एसोसिएशन तो बढ़ गई और उसके साथ क्या हुआ, वो कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक वाला एक काम हो गया। आइसिंग ऑन द केक तो खैर सोने पे सुहागा होता है। अब वो कहते हैं ना कि मतलब घी के ऊपर आग डाल दे, सॉरी ऐसे होता है ना, क्या होता है वो, आग के ऊपर घी डाल देने वाला काम। अब आग के ऊपर घी डाल देने वाला काम क्या हुआ, 4 मेंबर्स को ना उस समय पर क्या हुआ, 4 members of the Assembly of Russian Workers which had been formed in 1904, जो असेंबली 1904 में बनी थी, उनको निकाल दिया गया। कहां से निकाल दिया गया? पुतिलोव आयरन वर्क से। ये आपका आग में घी डालने का काम हुआ, 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया। अब सारे वर्कर्स नाराज हो गए, आज उनको निकाला गया है, कल को हमें निकाला जाएगा, ठीक है? 4 वर्कर्स निकाल दिए गए पुतिलोव आयरन वर्क से। There was a call for industrial action. Over the next few years, over 1,10,000 workers in the St. Petersburg went on strike. अब सेंट पीटर्सबर्ग क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग एक इंडस्ट्रियल प्लेस का नाम है, समझ गए बात को? सेंट पीटर्सबर्ग किसका नाम है? एक इंडस्ट्रियल जगह का नाम है। सेंट पीटर्सबर्ग के साथ दूसरी इंडस्ट्रियल जगह कौन सी थी? मॉस्को। तो वहां पर 1,10,000 वर्कर इकट्ठे हो गए, उन्होंने स्ट्राइक कर दी अपनी वर्किंग कंडीशंस को बेहतरीन करने के लिए। और अब इनका साथ देने के लिए कौन चले? मसीहा बनकर चले। कौन चले? मसीहा बनकर चले फादर गैपन। कौन चले? फादर
गैपन। क्लियर है? जब ये चल रहे थे तो विंटर पैलेस की तरफ चल पड़े। इनके ऊपर पुलिस ने एंड द कोसैक्स ये कोसैक्स होते हैं जो आपके मुस्लिम स्पेन में क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले होते हैं, उनके लिए यूज करते हैं। तो विंटर पैलेस की तरफ ये चलने लगे अपना प्रोसेशन अपना ये कैंपेन लेकर, तो इनके ऊपर पुलिस ने लाठियां चलाई। कह रहे 100 वर्कर्स मारे गए, 300 वाउंड हो गए। इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। कह रहे और इसी के साथ ही ये इसी को ही 1905 रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब बात समझ में आई? अब आपको अगर बनाकर लिखने के लिए कहा जाए तो बड़े आराम से बनाकर लिख कर आ जाओगे कि 1905 रेवोल्यूशन क्या था और कैसे शुरू हुआ। जब 4 मेंबर्स को निकाला गया पुतिल ऑफ आयरन वर्क से, तो फिर क्या हुआ? 1,10,000 वर्कर्स इकट्ठे हो गए थे। कहां पर इकट्ठे हो गए थे? सेंट पीटर्सबर्ग में। ऋषभ, लुक एट हियर। ऋषभ, आई एम सेइंग लुक एट हियर। रचित, आदित्य, खुशी, कौस्तव, प्राण्या, खुश। चलो कौस्तव की तो प्रॉब्लम है। एवरीवन ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन योर, तो क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे। प्राण्या, रोनित, सभी के कैमरा ऑन होने चाहिए। मैं किसी का भी कैमरा खुलवा के अब इसको लिख लोगे यस और नो? क्लियर है? आपके एक्सप्रेशन के लिए कैमरा मैंने ऑन करवाए हैं, ना कि अपने फायदे के लिए। बात समझ में आई? यस एवरीवन। क्या बात है जानित, तेरा थंब भी बहुत बढ़िया है। हाँ, तो बाकी के थंब कहाँ गए? बाकी के थंब कहीं गायब हो गए? अब उसको देख के कुछ ने देखा देखिए अब इनके सबके थंब आ रहे हैं। थंब इंप्रेशन मुझे मिलते रहने चाहिए। ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है उसके थंब इंप्रेशन आएंगे, जिसको नहीं आ रहा उसके थंब इंप्रेशन नहीं आएंगे। इज इट ओके? इसका मतलब श्रेया का थंब नहीं आया, दिविजा का थंब नहीं आया मेरे पास। इट मींस रचित, बवेजा का, ये सारे हटा लिए क्या तुमने? ये वापस से लाना पड़ेगा। थंब हटा लेते हो क्या? ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को? यस, 1905 रेवोल्यूशन। क्लियर? अब उसके बाद आगे करते हैं। ठीक है बेटा? अब कह रहे हैं कि अब इस समय पर क्या हुआ, अब सारे के सब ने स्ट्राइक कर दी। स्टूडेंट्स वॉकआउट्स के लिए निकल पड़े। ठीक है, सिविल लिबर्टीज के लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टैब्लिश्ड द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब क्या हुआ? ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड। अब सार बेचारा परेशान हो गया कि कुछ तो करना पड़ेगा। सार को लगा भैया कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब सार को जब लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा तो उसने क्या किया? उसने आपका अलाउ कर दिया। उसने ये कहा कि चलो आप एक काम करो, पार्लियामेंट बना लो। तो रशियन पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? ड्यूमा। रशियन पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? ड्यूमा। कि चलो आप अपनी पार्लियामेंट बना लो। बात समझ में आई? यस एवरीवन, इज इट ओके? क्लियर है? चलो आप अपनी पार्लियामेंट बना लो। फॉर अ ब्रीफ, व्हाइल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन देयर एक्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्रीज कमिटीज। इस समय पर बहुत सारी फैक्ट्री यूनियंस बनी, कमिटीज बनी। आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज एंड यूनियंस वर्कड ऑफिशियली एंड वर डिक्लेयर्ड इलीगल। और बहुत सारी यूनियंस और कमिटीज को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। कह रहे अब सार ने पता क्या किया? पहले तो सार ने कह दिया कि चलो आप बना लो, अपनी पार्लियामेंट बना लो। पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? ड्यूमा कहते हैं रशिया की पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? विच मेक्स लॉ फॉर आवर कंट्री। विच मेक्स लॉ फॉर आवर कंट्री। क्लियर है? जो हमारे देश के लिए कानून बनाती है उसको पार्लियामेंट कहते हैं। तो रशिया में पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। तो उसने क्या किया? अब पहले फॉर्मेलिटी के लिए कह दिया, लेकिन क्या किया? 75 डेज के बाद सार ने इसको डिसमिस कर दिया। फिर दूसरी वाली इलेक्ट की ड्यूमा, वो भी 3 महीने के बाद इसने क्या की? आपका re-elected second Duma within 3 months. He did not want any questioning of his authority or reduction in his power. मतलब अपनी पावर तो वो कम करना चाहता ही नहीं था जो सार था। क्लियर है? कौन सा राजा अपनी पावर कम करना चाहता है? फिर he changed the voting laws and passed the third Duma. फिर उसने थर्ड ड्यूमा बना ली। पहले वाली 75 डेज में डिसमिस कर दी, दूसरे वाली 3 महीने के बाद। इस तरह से तीसरी ड्यूमा लेकर आया विद द कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। क्लियर है? इसमें से लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स को पहले ही बाहर रखा गया कि भैया आपने तो अंदर आना ही नहीं है। समझ गए बात को? लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। अब इसी बीच में पहला वर्ल्ड वॉर हो गया। अब पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1914 में। ये क्वेश्चन भी आएगा पेपर में, जरूर आएगा। क्लियर है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ हमारा?
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इसको लर्न करने का बढ़िया तरीका बताती हूँ आपको। पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो सारे टैग कर रहे थे पहले वर्ल्ड वॉर के साथ, अपने आप को टैग कर रहे थे। मतलब पहले वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी आपका जो है सेंट्रल पावर्स थी, आपका जो है टर्की, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, सारे अपने आप को टैग कर रहे थे। अब वर्सेस में कौन था? वर्सेस में था वर्सेस में था आपका फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। समझ गए बात को? ठीक है, मतलब कुछ लोग क्या कर रहे थे, टैग कर रहे थे ना, सभी ने वर्ल्ड वॉर के साथ अपने आप को टैग करना शुरू कर दिया था, इसलिए इंटरनेट ने भी बफरिंग शुरू कर दी थी। तो दूसरी तरफ कौन थे? बफर। क्लियर है? जो बफर कर रहे थे, बफरिंग शुरू हो गई थी, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। क्लियर है? तो जो वर्ल्ड वॉर था वो दो आपका अलायंस के बीच में चल रहा था, एक थी सेंट्रल पावर और एक कौन सी थी हमारी, आपका जो है दूसरी, जिसको बफरिंग कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? यस एवरीवन, इज इट ओके? क्लियर है? तो ये पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। पहला वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ, किस लिए हुआ, उसका एक कारण मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आप बड़े छोटे बच्चे हो अभी, जो हम एसएससी, सीजीएल और यूपीएससी में बताते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि पहला वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों था, आपको पता होना चाहिए। देखो ये हमारे पास मैप दे रखा है पहले वर्ल्ड वॉर के समय का। क्या हुआ था, ये ऑस्ट्रिया हंगरी पूरा एम्पायर हुआ करता था। ऑस्ट्रिया हंगरी के किंग ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया और इसको अपने अंडर ले लिया। समझ गए? ये बात थी 1908 की। अब यहाँ का प्रिंस गया, ऑस्ट्रिया हंगरी का प्रिंस, कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए 1914 में। उसका नाम था फ्रेंच फर्डिनेंड। क्लियर? तो यहाँ पर सर्बिया, वैसे तो बोस्निया और बोस्निया हुआ करता था। बोस्निया में 19 साल का लड़का था, गेवरिलो प्रिंसेप। उसने क्या किया, इसके प्रिंस को मार दिया, ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस को मार दिया। अब उसने प्रिंस को मारा, तो नेक्स्ट सी बात है, वॉर तो होनी है। बात समझ में आई? इज इट ओके? की तरह से शुरू हुआ। फिर वो कहते हैं ना, तो मेरे डेमोक्रेशन के ऊपर स्टार्ट करेंगे, तो जाहिर है मैं साथ हूँ। समझ गए? अब आए खड़ा हो जाएगा। बात समझ में? क्लियर है? तो इस तरह से अलायंस बनता गया और हमारा ये वर्ल्ड वॉर में चेंज हो गया। ये बात समझ में आ गई? यस एवरीवन, क्लियर है? तो इस तरह से हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमें पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ और क्यों हुआ। ठीक है बेटा? तो हमारा जो है, अब हम बात कर रहे थे इसके बारे में। अब क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर, मैंने आपको बता दिया कि वर्ल्ड वॉर क्या था, वर्ल्ड वॉर आ सकता है पेपर में। अब रशिया में क्या हुआ, इसकी वजह से द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर और सारे क्या था, पीपल रेलीड अराउंड सार निकोलस, सारे सार के अगेंस्ट हो गए। जब वॉर कंटिन्यू हुई, मतलब वॉर पहले तो बड़ी पॉपुलर हुई, पहली वर्ल्ड वॉर, तो पीपल रेलीड अराउंड, सारे सार के अराउंड खड़े रहे। लेकिन जैसे जैसे वॉर आपका बढ़ती गई, सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज ऑफ इन द ड्यूमा, सपोर्ट हटता गया, मतलब विश्वास खत्म होता गया। किसके ऊपर? सार के ऊपर। अब एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई, एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। और जर्मन का, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जर्मन के नाम पर पेट्रोग्रेड रखने की सोची गई। क्लियर है? ठीक है? अब क्या हुआ, सेरेना अलेक्जेंड्रा, जर्मन ओरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर स्पेशली इन द मोम कॉल्ड रेस्पुटिन, मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ा ना, तो सार की पॉपुलैरिटी कम होती गई, सीधी सी बात है। और इसको किस में देखा गया कि उसका नाम पीटर्सबर्ग से चेंज करके क्या रखना पड़ा, पेट्रोग्रेड रखना पड़ा। कहने जो हमारा पहला वर्ल्ड वॉर था वो दो फ्रंट से लड़ा गया, एक ईस्टर्न फ्रंट से लड़ा गया, एक वेस्टर्न फ्रंट से लड़ा गया। जो वेस्ट में था ना, वो आर्मीज ट्रेंचेस से लड़ रही थी। ट्रेंचेस होते हैं, खाई नहीं होती, एक वो आपका खाई टाइप से बना देते हैं, उसके अंदर खड़े रहते हैं सैनिक। ठीक है? अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। Clear? In the east, armies moved a good deal and fought battles leaving large casualties. कह defeats were shocking and devastating. कह रशिया की आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। रशिया's armies lost badly in the Germany and Austria. 1914 से लेकर 1916 तक रशिया को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है?
देर कह रहे 7 मिलियन कैजुअलिटीज हो गई थी 1917 तक। किसको? रशिया को। कह रहे एट द वीक डिड रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स। अब रशियन आर्मी ने भी अपना, अब क्योंकि रशिया गुस्से में आ गया था, रशिया ने भी क्या किया, सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दी और आपका क्या किया, बिल्डिंग्स आपका सारी आपका जो है डिस्ट्रॉय कर दी, यूक्रेन की तरह, जैसे अभी यूक्रेन में वॉर चल रहा है, ठीक है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन द रशिया, जिसकी वजह से रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम बढ़ गया रशिया के अंदर, ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ, सार की जो सिचुएशन थी बद से बदतर होती चली गई। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू, अब सोल्जर्स भी वॉर लड़ना ही नहीं चाहते थे, सोल्जर्स भी थक चुके थे, वो कहते भैया हम नहीं अब वॉर लड़ने वाले, क्योंकि उनकी तरफ से कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा हो रही थी। चलो अब ये भी बात सही है, कह रहे हैं वॉर के सीवियर इंपैक्ट भी पड़ रहे थे इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि रशिया की जो अपनी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत कम थी और वो भी उनकी सप्लाई रोकती थी, क्योंकि जर्मनी के साथ जो वॉर चल रहा था रशिया का, समझ गए बात को। अब जर्मनी के साथ चल रहा था तो जर्मनी ने बाल्टिक सी का कंट्रोल ले लिया था, क्लियर है। और क्या किया था, रेलवे लाइन भी तोड़ दी थी जर्मनी ने। अब क्या हुआ था कि सप्लाई कम हो गई थी, लेबर शॉर्टेजेस हो गई थी, सप्लाई कम हो गई थी, अब लोगों को खाने की प्रॉब्लम आ रही थी। अब जो थे ना, जो मतलब आपके वो कौन थे, अपने जो सोल्जर्स थे, वो परेशान हो गए। जैसे जैसे विंटर्स आई ना 1916 की, वो परेशान हो गए और उन्होंने कहा, अब ब्रेड शॉप्स के ऊपर राइट्स होने लगे, दंगे होने लगे, क्योंकि सप्लाईज होने रही थी वॉर की वजह से, पीछे से वॉर 1914 से चल रहा था, सप्लाईज होंगे, रेलवेज वर कट डाउन, सप्लाईज वर नॉट, इंडस्ट्रीज वर क्लोज एंड बाय द विंटर ऑफ 1916 रॉयट्स होने लगे ब्रेड शॉप्स के ऊपर। तो रेवोल्यूशन तो आना ही था, बात समझ में आई। तो इस वजह से क्या हुआ, अब आया बेटा फरवरी का रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। अब 1917 की विंटर्स में मैंने आपको सारा बता दिया है कि कैसे कैसे हुआ। विंटर्स आते आते तक ना उनके पास खाने के लिए कुछ था, ठीक है। पेट्रोग्राड जो जगह थी, इन दी कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रिम, द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू बी एम्फसाइज द डिवीजन। अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। कह रहे दो, आपका सिटी जो थी ना, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। कह रहे वर्कर्स के क्वार्टर्स जो थे ना, वो राइट बैंक पे थे, राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा, क्लियर है। वर्कर्स नेवा रिवर के, अब देखो एक चीज और आ गई, इंटरनल एक और आ गया कि रशिया रशिया में कौन सी रिवर पड़ती है, नेवा रिवर पड़ती है, समझ गए बात को। तो रेवा के जो राइट बैंक पे था वो कौन सा, राइट बैंक पे आपका क्या था, वर्कर्स क्वार्टर्स थे, लेफ्ट बैंक पे फैशनेबल एरियाज थे, क्लियर है। अब ये वाला जो वेस्ट बैंक वाला एरिया था, लेफ्ट बैंक वाला एरिया, वो सारा विंटर पैलेस के अराउंड पड़ता था, क्लियर है। On the left bank were the fashionable areas, the Winter Palace and the official building. Clear है। अब क्या हुआ, ये मतलब लेफ्ट बैंक वाला थोड़ा सा पोश इलाका था, समझ गए, और राइट बैंक वाला जो था ना, वो थोड़ा सा वर्किंग क्लास वाला एरिया था। ये बात समझ में आ गई। अब फरवरी में फूड शॉर्टेजेस हो गई, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। वो सारा किस वजह से हुआ था, वॉर की वजह से हुआ था, ठीक है। वो अब आपको बैकग्राउंड आपको पता चल गया, वॉर की वजह से हुआ था। जब वॉर हुआ तो वॉर में क्या हुआ, सोल्जर्स ने अब हाथ घुटने टेक दिए, भैया अब हम वॉर नहीं लड़ सकते, अब हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा, अब हमें भाई अब हमारे को बस इससे छुटकारा चाहिए। कह रहे हैं विंटर्स भी ऊपर से बड़ी ज्यादा सर्दी, रशिया में तो आपको पता ही कैसी विंटर्स पड़ती है। फरवरी के अंदर तो बहुत ज्यादा विंटर पड़ती है, -40 डिग्री तक आपका जो है वो पड़ जाता है, आपका स्नो भी पड़ती है, ऊपर से फ्रॉस्टिंग हो जाती है, समझ गए, -40 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। Parliamentarians wishes to preserve government were opposed to Tsar desire to dissolve the Duma. अब parliamentarians थे ना, वो चाहते थे कि भैया were opposed to Tsar desire to dissolve the Duma. On 22 फरवरी एक लॉकआउट हुआ, समझ गए, फैक्ट्री के राइट बैंक पे, क्योंकि वर्कर्स तो राइट बैंक पे ही रहते थे। अब वर्कर्स ने लॉकआउट कर दिया, वो परेशान हो गए थे। कह रहे 50 फैक्ट्रीज pulled a strike in a sympathy, ठीक है। विमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स, विमेन्स भी आपका जो है इसमें बढ़ के आगे आई, क्लियर है। कह रहे इस दिन को इंटरनेशनल विमेन्स डे के तौर पर जाना गया, क्लियर है, ठीक है, क्योंकि विमेन्स इस दिन आपका आगे आई थी, विमेन्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। हर जगह डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गया, फैक्ट्री वर्कर्स सारे इकट्ठे हो गए। फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, द जर्नल्स की प्रोस्पेक्ट, ये सेंटर ऑफ द कैपिटल था। कैपिटल कौन सी थी, पेट्रोग्राड,
समझ गए बात को? पेट्रोग्रेड कैपिटल थी ना, तो पेट्रोग्रेड का सेंटर कौन सा था? डेरेस्की प्रोस्पेक्ट। क्लियर है? कह रहे इसमें पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी, एक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी, क्योंकि सारे वोट से डरे हुए थे वैसे भी। अब क्या करें, कुछ ना खाने को है ना पीने को है। फैशनेबल क्वार्टर्स और ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, हर तरफ वर्कर्स ही वर्कर्स नजर आ रहे थे। इज इट क्लियर? जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। अब कह रहे बट दे केम बैक ऑन, अब डेमोन्स्ट्रेट डिस्पर्स हो गया इवनिंग आते आते तक, जब कुछ नहीं बना तो 24 और 25 को वापस आ गए। गवर्नमेंट ने भी अपनी कैवेलरी, कैवेलरी समझते हो ना, जो घोड़े पे सवार जाते हैं, ठीक है, जो पुलिस मैन घोड़े पे सवार होकर जाते हैं उनको कैवेलरी कहते हैं, वो भी बेचारे वापस आ गए। कह रहे हो संडे 25 फरवरी गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, अब ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया। क्लियर है? पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इनटू फोर्स द स्ट्रीट्स। अब क्या हुआ, जो निकले थे ना वर्कर्स अपने हाथ में कैंपेन निकलकर, रिटर्न टू इनफोर्स द स्ट्रीट्स ऑफ लेफ्ट बैंक ऑन द 26। पहले तो वो राइट बैंक पे ही थे, उन्होंने कहा यहाँ पे तो बात नहीं बनेगी, अब पोश इलाके में चलते हैं। अब लेफ्ट बैंक में आ गए, बात समझ में आई? अब लेफ्ट बैंक क्या था? पोश इलाका था। किसका था? जहां पर विंटर पैलेस था, जहां पर सार का पैलेस था, जहां पर सार निकोलस रहता था, जहां पर फैशनेबल एरियाज थे, वो सारा पोश इलाका था। अब वहां पर आ गए। ऑन द 27th पुलिस हेडक्वार्टर्स को भी वो रैंसैक्ड, वहां पर भी तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। 27 तारीख को वहां पर भी तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, क्योंकि 24 और 25 को तो कुछ नहीं बना, तो 26 को वहां पर आ गए, 27 को तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। अब कह रहे स्ट्रीट में स्लोगन्स थे। स्लोगन्स किसके बारे में? ब्रेड, वेजेस, बेटर आर्ट एंड डेमोक्रेसी। भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ब्रेड चाहिए, हमें बटर चाहिए, खाने पीने की आइटम्स दिला दो और आपका जो है डेमोक्रेसी दिला दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। काम करने के घंटे बढ़िया तरीके से दिला दो, ठीक है। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, उन्होंने फिर ट्राई किया कंट्रोल करने का। द कैवेलरी रिफ्यूज टू फायर, लेकिन घुड़सवारों ने भी आपका जो है उनके ऊपर गोलीबारी करने से मना कर दिया। क्यों? क्यों करे भाई? क्योंकि गलत डिमांड थोड़ा ना कर रहे हैं, वो गलत डिमांड थोड़ा ना कर रहे हैं, वो तो बेचारे क्या कह रहे हैं, भाई हमें सिर्फ ब्रेड बटर दे दो और हमें डेमोक्रेसी दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, और हमें कुछ चाहिए नहीं। तो वो क्यों कैवेलरी क्यों करती उनके ऊपर फायर, क्यों करती? कह रहे ऑफिसर वाज शॉट ऑन बैरक्स, अब ऑफिसर्स के ऊपर अटैक्स होने लगे, ठीक है। अब इस सब को देखते हुए बाय द इवनिंग जो सोल्जर्स थे और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, वो सारे सोवियत आपका गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग। अब वो ड्यूमा, जहां पे ड्यूमा के लोग बैठते थे ना, वहीं पर इकट्ठे हो गए, ठीक है, टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल। दिस वाज कॉल्ड पेट्रोग्रेड सोवियत। इसका नतीजा क्या निकला कि आपके वो इकट्ठे हुए और उन्होंने डिमांड की भी हमारी अपनी काउंसिल बना दी जाए। The very next day a delegation went to see the Tsar। अब इस एक डेलीगेशन क्या होता है? जब कुछ लोग जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ हायर ऑफिशियल्स इज कॉल्ड व्हाट? डेलीगेशन। तो डेलीगेशन वेंट टू सी द Tsar। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। अब मिलिट्री के कमांडर, अब क्या हुआ? डेलीगेशन वेंट टू सी द Tsar, मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट, he followed their advice and abdicated on 2nd March। कह रहे सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब सोवियत लीडर्स ने अपनी अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली और रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब भाई उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी इसका फ्यूचर, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पर। कह रहे पेट्रोग्रेड हैड लेड द February revolution that brought down the monarch in the February 1917। अब इस तरह से पेट्रोग्रेड में जो हुआ, अब समझ गए पेट्रोग्रेड में क्या हुआ था? पेट्रोग्रेड में लेफ्ट बैंक पे गए थे, पहले राइट बैंक पे गए थे, फिर लेफ्ट बैंक पे गए थे। लेफ्ट बैंक पे 24, राइट बैंक पे 24-25 को गए, कुछ नहीं बना। फिर 26-27 को गए तो आपका जो है फिर वो परेशान हो गए। फिर उन्होंने आपका क्या किया? सोवियत, पेट्रोग्रेड सोवियत। इसका नतीजा क्या निकला? पेट्रोग्रेड सोवियत बन गई हमारी। समझ गई बात को? यस एवरीवन। अब क्या हुआ? और अब इसका एक नतीजा और निकला बेटा। फरवरी के बाद क्या हुआ? जितने भी आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियल्स थे, वो इन्फ्लुएंशियल हो गए प्रोविजनल गवर्नमेंट से। बट द लिबरल्स वर एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। Restrictions on public meetings and constitutions were removed, associations were removed. Soviets like Petrograd Soviet were set up everywhere, though no common system of election was followed। कह रहे आर्मी ऑफिशियल्स थे, जो लैंड ओनर्स थे, जो इंडस्ट्रियल्स थे, वो इन्फ्लुएंशियल हो गए। वे प्रोविजनल गवर्नमेंट से काफी इन्फ्लुएंशियल हुए, लेकिन बट द लिबरल्स
एज वेल एज सोशलिस्ट जो थे, ठीक है, वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्लियर है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे। अब उन्होंने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएट्स वर रिमूव्ड, अब हटा दी गई रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर, ठीक है। और सोवियत जो पहले मीटिंग्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, सोवियत लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वार। अब पेट्रोग्रेड सोवियत का दौर चल रहा था। चलो जी, ठीक है। अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक लीडर था व्लादिमीर लेनिन, जो उसको जेल भेज दिया गया था, ठीक है, वो भी जेल से वापस आ गया, ठीक है। उसने और बोल्शेविक्स ने अपोज किया वॉर, 1914 तक तो वॉर को अपोज किया। नाउ ही, क्योंकि वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि पार्टी शुड बी, आपका जो रिच और पुअर को एक साथ लेके नहीं चल सकते। लेनिन ने कहा था ना, ये इट शुड बी डिफाइंड टू एन क्वालिटेटिव मेंबर्स, इसने यही कहा था ना। बोल्शेविक ने ये कहा था कि इट शुड नॉट बी ओपन टू ऑल, इसने यही कहा था। अब वो वापस आ गया। नाउ ही फेल्ट इट वाज द टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर द पावर, सोवियत को पावर ले लेनी चाहिए। ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर टू बी ब्रॉट टू अ क्लोज, और वॉर जो है वो बंद हो जानी चाहिए, और लैंड जो है पीजेंट्स को ट्रांसफर कर देनी चाहिए। क्लियर। अब इसने 3 डिमांड्स की, 3 डिमांड्स। लेनिन जब वापस आया जेल से, लेनिन जब वापस आया तो इसने 3 डिमांड की। पहली डिमांड क्या की इसने, पहली डिमांड इसने ये की कि जो लैंड है वो ट्रांसफर कर दी जानी चाहिए पीजेंट्स को, ठीक है। दूसरी डिमांड क्या की, वॉर बंद हो जानी चाहिए, वॉर टू बी ब्रॉट टू बी आपका जो है क्लोज। और तीसरी डिमांड की बैंक का नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल आ जाना चाहिए। क्लियर है। ये 3 डिमांड्स को कहते हैं लेनिन्स की अप्रैल थीसिस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अप्रैल, लेनिन का अप्रैल थीसिस क्या है, बात समझ में आ गई? यस एवरीवन, क्लियर है, ठीक है। तो ये 3 डिमांड्स लेनिन ने की। These 3 demands अप्रैल थीसिस के नाम से फेमस हुई। He also argued that बोल्शेविक पार्टी को अपना नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख लेना चाहिए to indicate its new radical aims most other than the, और इसने ये भी कहा कि अपनी पार्टी का नाम, मेरी पार्टी का नाम जो है, मतलब आपका जो है कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। एंड बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस, पहले तो वो सरप्राइज्ड हो गए। दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइट, भाई अभी वो समय नहीं आया जिसकी आप डिमांड कर रहे हो, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की और प्रोविजनल, ठीक है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड, अभी वही चलते रहना चाहिए जो पहले से चल रहा है, ठीक है। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड, लेकिन समय के साथ बदलाव आ गया। पहले तो वो उसकी बात ही नहीं मान रहे थे जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स थे, लेकिन समय के साथ चेंज आया। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड and in the industrial areas factories committees were formed which began cautioning the way industries raise their factories, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रेड यूनियंस grew in number, बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बन गई, सोल्जर्स कमिटीज बहुत सारी बन गई, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया समझ के साथ साथ। क्लियर है। फैक्ट्री कमेटीज बनी, ट्रेड यूनियंस बनी, क्लियर है। और जून में 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। और प्रोविजनल गवर्नमेंट सा, अब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या देखा कि उनकी पावर रिड्यूस हो रही है और बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस जो है ग्रो हो रहा है। बोल्शेविक्स की डिमांड बढ़ रही है और हमारी पावर जो है रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अब रिड्यूस क्यों हो रही है? क्योंकि आपका जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट तो सिर्फ एक टेम्परेरी, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने सुधार तो किए थे, लेकिन समय के साथ बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ गया। क्लियर है। ओके। तो इट वाज डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग discontent and it resisted attempts by the workers to run factories and began arresting leaders। अब जो जो वर्कर्स, जो भी आपकी कमेटीज के फैक्ट्रीज ओनर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट चाहते ही हैं, तो इसलिए उनको अपोज करने लगे। तो पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन staged by Bolsheviks in July 1917 was sternly repressed. Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee. बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स को छुपना भी पड़ा। Meanwhile in the countryside, क्या हुआ इसी बीच, peasants and their socialists revolutionary leaders pressed for a redistribution of land, land committees, और अब redistribution हुआ land का, land committees socialist revolution isn't seized land between July and September।
अब कह रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ लैंड का, जो लैंड पहले ओनर्स के पास थी वो वापस से पीजेंट्स को वापस से बांटी गई, लैंड कमेटीज भी फॉर्म की गई, एनकरेज बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो 1900 में पार्टी बनी थी ना, उस पार्टी की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट सीज लैंड, जो पीजेंट्स की लैंड जो सीज कर ली थी, ठीक है, वो उनको वापस लौटा दी गई, रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इस तरह से आपका प्रोविजनल गवर्नमेंट और आपका जो नेशनल सेविंग्स का जो ये कंफ्लिक्ट था ये चलता रहा। लेनिन को ये डर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट आपका जो है फिर से डिक्टेटरशिप ले आएगी, फिर से ऑटोक्रेसी वापस आ जाएगी, उसको ये लगता था। लेनिन को क्या लगता था कि मुश्किल से तो अभी सार की गवर्नमेंट हटी है, फिर से वापस आ जाएगी, क्या वापस आ जाएगी, डिक्टेटरशिप फिर से वापस आ जाएगी, ऑटोक्रेसी फिर से वापस आ जाएगी। अब सितंबर में उसने क्या किया, he began discussion for an uprising against the government और Bolshevik supporters in the army, Soviets and factories were brought together। अब बोल्शेविक्स के जितने भी सपोर्टर्स थे वो आर्मी, सोवियट्स और फैक्ट्रीज को इकट्ठे लेकर आ गए। अब देखो अब क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने परसुएड कर लिया, परसुएड बना दिया पेट्रोग्रेड सोवियत को एंड बोल्शेविक पार्टी को। किस लिए बना दिया, एग्री टू सोशलिस्ट सीजर ऑफ द पावर, कि पावर को सीज कर लेते हैं, ठीक है, पावर वापस से अपने पास ले आते हैं। कब किया ये लेनिन ने, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने सबको परसुएड कर लिया, मना किया। समझते बात को, इज इट ओके? कमेटी अपॉइंट की थी बाय द सोवियत, आपका जो है, ठीक है, ये कब लेनिन की बात सारे कब मान गए थे, 16 अक्टूबर 1917 को सारे बात मान गए थे, ठीक है। लेनिन persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik party to agree as socialist seizure of power and the military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure। अब बात समझ में आई कि किस तरह से बोल्शेविक पार्टी ने, बोल्शेविक पार्टी के लीडर कौन थे, लेनिन, इसने मना ही लिया, किसको मना लिया, सभी को, एक तो पेट्रोग्रेड सोवियत को मना ही लिया, परसुएड कर लिया कि भैया, आर्मी को इकट्ठा किया, सोवियत को इकट्ठा किया, बोल्शेविक पार्टी को इकट्ठा किया, ठीक है, कि भाई वापस से भाई पावर जो है सोशलिस्ट सीजर होना चाहिए, मतलब हमारे यहाँ पर कम्युनिज्म होना चाहिए। कम्युनिज्म समझते हो ना, कम्युनिज्म का दूसरा नाम ही सोशलिज्म होता है। कम्युनिज्म का नाम क्या होता है, कम्युनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड सोशलिज्म, कम्युनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड सोशलिज्म। मिलिट्री कमेटी किसने अपॉइंट की थी, सोवियत, बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की। क्लियर है, कह रहे इस तरह से अपराइजिंग हुआ और इसमें पीएम जो केरेंस्की थे उन्होंने क्या किया, अब इसको लीड कौन कर रहे थे, पीएम केरेंस्की, लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स एट डॉन। अब इस तरह से आपका जो है ये हमारा जो है आपका जो है जो विंटर पैलेस जो था वो किसके अंडर आ गया, बोल्शेविक्स लीडर्स के अंडर आ गया और ये कम्युनिज्म आ गया। बात समझ में आई, कह रहे हैं डॉन जैसी सुबह हुई, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट, उन्होंने सारी बिल्डिंग्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब क्या कर लिए, द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स, प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसर एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट्स। तो उसकी बात मान ली गई, समझ गए बात को, ठीक है। और इस तरह से रशिया के अंदर बाय द नाइट फॉल द सिटी वाज अंडर द कमेटीज कंट्रोल। अब ये पूरी सिटी किसके अंडर आ चुकी थी, मिलिट्री कमेटी के अंडर आ चुकी थी, किसके अंडर आ चुकी थी, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के अंडर आ चुकी थी, ठीक है। सुबह होते ही मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया था और ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। ये बात समझ में आ गई, यस एवरीवन, इज इट ओके? बट बाय दिसंबर बोल्शेविक्स ने कंट्रोल कर लिया सारा एरिया। तो कुल मिलाकर आपका अक्टूबर में क्या हुआ था, 16 अक्टूबर को बोल्शेविक ने सबको मना लिया था और दिसंबर आते आते तक बोल्शेविक के पास पूरा एरिया, मॉस्को का और पेट्रोग्राड का एरिया, इसके पास सारा का सारा एरिया चला गया। जल्दी से बताओ, यहां तक समझ में आ गया सभी को? यस एवरीवन, इज इट ओके? इसके बाद कुछ है ही नहीं, इसके बाद कुछ बात रह नहीं जाती। इसके बाद तो ये है कि भैया अक्टूबर के बाद क्या चेंज आया था, अक्टूबर के बाद बस यही चेंज आया था कि भाई वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे तो नेचुरल सी बात है किसको बढ़ावा मिला,
कम्युनिज्म को बढ़ावा मिला। किसको बढ़ावा मिला? कम्युनिज्म को बढ़ावा मिला। इसका एक निचोड़ ये है। और लेनिन का सक्सेसर कौन था? लेनिन का सक्सेसर था स्टेलिन। लेनिन का सक्सेसर कौन था? स्टेलिन। बात समझ में आ गई? यस एवरीवन, जल्दी से बताइए, क्लियर है? अब आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा कि अक्टूबर के बाद क्या हुआ कि सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो गए थे। इज इट क्लियर? इसका बस मेन मुद्दा यही है, ठीक है, जो आप चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, जो बहुत ही छोटे चैप्टर है मेरे हिसाब से, ठीक है। जो हमारा चौथा चैप्टर है वो तो एक ही पेज का है, ठीक है बेटा, ज्यादा नहीं है। और फिफ्थ पेज में भी कुछ खास नहीं है, क्लियर है? और इस तरह से फिफ्थ में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, कि जो रशियन रेवोल्यूशन था, इस तरह से इसका जो फ्रांस से होता हुआ इसका ग्लोबल इफेक्ट हुआ, क्लियर है? और अलग अलग लीडर्स ने इसके अलग अलग आपका जो है इसके बारे में कहा। तो इसमें सारा सिर्फ यही बताया गया कि अक्टूबर के बाद क्या हुआ। तो अक्टूबर के बाद जो हमारा रशिया था, रशिया के अंदर जो लेनिन थे, लेनिन जो कि बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, उन्होंने कम्युनिज्म के ऊपर जोर दिया। कम्युनिज्म इज द सेकंड नेम ऑफ सोशलिज्म। और लेनिन के सक्सेसर कौन थे? स्टेलिन। लेनिन के सक्सेसर कौन थे? स्टेलिन। अगर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आई एम, और एक चीज और इंटरनल है, एक इंटरनल ये है कि अब पता क्या हुआ था, जब लैंड जो थी, अब ये सोशल प्रॉपर्टी बन गई थी, अब ना वो पता क्या करने लगे थे, अब आपका ना एक तो वो कम्युनिज्म के ऊपर बढ़ावा देने लगे थे, और दूसरी मोटी बात क्या मैं बताना चाहती हूँ आपको, दूसरी मोटी बात ये है कि अब ना आपका यूनिफॉर्म्स भी डिजाइन की गई थी आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए। कह रहे एक सोवियत हैट है, उसको बुढ़े नौविका कहते हैं। ये भी बड़ा इंटरनल का क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको क्या कहते हैं बेटा? बुढ़ो नौविका। ये आपका एक नई आपका जो है कैप आई थी। और एक चीज और थी, अब बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या हो गया था? बोल्शेविक पार्टी का नाम हो गया था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, क्लियर है? एक चीज ये भी है, बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या हो गया था? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। और नवंबर 1917 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए थे, जिसमें मेजॉरिटी सपोर्ट लेने में वो फेल हो गए थे। फिर जनवरी 1918 में असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया बोल्शेविक मेथड्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। अब क्या हुआ, ये तो खैर चलता ही रहा आपका कभी, लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस, जो मेजर बात बताने वाली है वो ये है कि आपका इसमें एक चेंज ये आया था कि अब सब क्या करने लगे थे, इंडिविजुअल लैंड की जगह पर आपका जो है एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। पहले इंडिविजुअल लैंड के ऊपर खेती हुआ करती थी, बात समझ में आई? अब लगान भूमि की तरह क्या हुआ था, एक कोऑपरेटिव सिस्टम आ गया था। क्या आ गया था बेटा? एक कोऑपरेटिव सिस्टम आ गया था, जिसमें हमारा जो है मिलकर सारे आपका जो है लैंड के ऊपर ग्रो किया करते थे, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया होगा। एक चीज और भी थी, अब क्या हुआ था कि अब देखो लेनिन वाला जो कंट्रीज का वॉर था वो तो खत्म हो गया, अब एक सिविल वॉर शुरू हो गया। सिविल वॉर में बोल्शेविक्स के अगेंस्ट भी लोग खड़े हो गए, ठीक है? अब जैसे होता है ना, जैसे हमारा सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर ये होता है, एक है कि हमारी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर चल रहा हो, एक सिविल वॉर होता है कि पार्टीज आपस में लड़ रही हो, बीजेपी कांग्रेस ये आपस में लड़ रही है, ठीक है? अब बोल्शेविक्स कौन थे? रेड्स, ठीक है? सोशलिस्ट कौन से थे? ग्रीन्स, ठीक है? व्हाइट्स कौन से थे? प्रो सारिस, जो सार को गवर्नमेंट को मानने वाले थे। अब इनमें भी आपस में सिविल वॉर होने लगा कि भाई हम रूल करेंगे, हम रूल करेंगे, हम रूल करेंगे। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? ये था सिविल वॉर, जो आपको पता होना चाहिए। इज इट ओके? क्लियर है? अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर पता है क्या था, क्योंकि इनके विचार आपस में नहीं मिल रहे थे, बोल्शेविक्स और नॉन बोल्शेविक्स के। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आई थी बेटा यहाँ पर? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आई थी कि आपका जो है, जो हमारी आपका एग्रीकल्चर जो किया करते थे ना उस समय पर, वो कॉमन एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था, क्लियर है? और आपका बोल्शेविक्स ने ना एक 5 ईयर प्लान, कह रहे ड्यूरिंग द सिविल वॉर बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड, क्लियर है? सिविल वॉर के समय पर बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स नेशनलाइज कर दिए थे, जैसा कि बोल्शेविक्स ने डिमांड की थी, ठीक है? दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टीवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड, क्लियर है? अब पता क्या होता था? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हुआ करती थी, ठीक है? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कैसे? 5 ईयर प्लान बना दिए थे, क्लियर है? और आपका जो है गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स। अब गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी जितने भी
प्रोड्यूस होती थी ना, उनके प्राइसेस सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। बात समझ में आई? अब मिलकर सभी ग्रो किया करते थे। क्लियर? अब सेंट्रलाइज प्लानिंग का एक नतीजा क्या निकला? एक नतीजा ये निकला कि हमारा जो है सेंट्रलाइज प्लानिंग की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया, नई फैक्ट्रीज बढ़ गई। क्लियर है? और वर्किंग कंडीशंस जो है, रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू वर्किंग कंडीशंस खराब हो गई। ठीक है, पुअर पीपल की नेचुरल सी बात है, जैसे जब भी इंडस्ट्रियल तो आपका वर्किंग कंडीशंस आपकी डिक्लाइन होगी ही होगी। क्लियर? वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेजेस हो गए थे उन दिनों में। स्टॉपेजेस का मतलब है काम को रोक देना। क्लियर है? क्योंकि टेम्परेचर 40 डिग्री तक चला जाता था, उनको सैनिटेशन की कोई आपका जो है लग्जरी नहीं थी। समझ गए बात को? आजकल की तरह थोड़ा ना, जैसे कि दुबई में आज की डेट में दुबई के में क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास उनके लिए क्वार्टर्स बनाए जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। -40 डिग्री टेम्परेचर में भी उनको किसी भी तरह से मैनेज करना होता था। रहने के लिए नहीं होता था, खाने के लिए, पीने के लिए नहीं होता था। -40 डिग्री का आपका जो है, आपका जो कोल्ड उनको एक तरह से सफर करना पड़ता था। क्रचिंग्स उनके आसपास ही बनाए गए थे। तो ये सब चल रहा था। समझ इस बात को? क्लियर? तो ये हमारा हुआ आपका। और फिर हम आए स्टेलिंग लेनिन कौन सक्सेसर थी? स्टेलिंग लेनिन के सक्सेसर थी। अब इन्होंने पता क्या किया? पहले तो पुलक्स चला करता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। द नेम इज वेल टू डू बिजनेस। इसका मतलब क्या होता था? पुलक्स का मतलब पहले तो इंडिविजुअल फार्म हुआ करता था, जैसे ऋषभ का अलग खेत है, जयदित्य का अलग खेत है, अलग अलग खेती कर रहे हैं सभी। इज इट ओके? फिर क्या हुआ? फिर पुल्लक्स को चेंज कर दिया गया। किसमें चेंज कर दिया गया? फिर आपका एक आया कि एलिमिनेट पुल्लक्स, अब आया कोल्टोस। अब कलेक्टिविज्म, स्टेलिंग लेकर आए थे कलेक्टिविज्म। ये भी एक इंटरनल बनता है हमारा नया। कलेक्टिविज्म कौन लेकर आए थे? स्टेलिन लेकर आए थे। बात समझ में आई? स्टेलिन ने क्या कहा? स्टेलिन ने कहा कि सभी जितने भी पीजेंट्स हैं उनकी पहले तो लैंड इकट्ठा करेंगे, फिर उनके ऊपर इकट्ठा फार्मिंग करेंगे। फार्मिंग करके फिर उसके ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट होगा फिर उसको आपस में आपका जो है पहले क्या करेंगे? देखो, स्टेलिन का कलेक्टिविज्म प्रोग्राम क्या था? From 1929, the party forced all peasants to cultivate in the collective farms. Clear है? The bulk of land, सारी land इकट्ठी करेंगे. Implements were transferred to the ownership of the collective farms. Peasants worked on the land and the colco's profit was shared. जितना भी profit होगा वो बांट दिया जाएगा. This is called what? Collectivism. बात समझ में आई? Collectivization. इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिवाइजेशन। इज इट क्लियर? तो कलेक्टिवाइजेशन का कंसेप्ट कौन लेकर आया था? स्टेलिन लेकर आया था। कौन लेकर आया था बेटा? स्टेलिन लेकर आया था। ये बात समझ में आ गई? यस एवरीवन, इज इट ओके? Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. अब जो नाराज हुए लोग थे, वो जो नहीं चाहते थे कि भाई हम अपनी जमीन क्यों मिलके करें, हम तो अलग से ही करेंगे। मान लो अब दिविजा के पास मान लो ज्यादा एकड़ जमीन है, ऋषभ के पास कम एकड़ जमीन है, दिविजा अपनी ऋषभ के साथ क्यों शेयर करेगी? बात समझ में आई? तो कुछ लोगों ने तो अपना लाइफ स्टॉक जला दिया, मैं खुश हो रही है, मेरे पास तो ज्यादा हो गई। समझ के बात को? कुछ भी नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो आपका जो है उन्होंने जला दी। क्लियर है? तो नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3। अब कुछ तो इस तरह से 1/3 उनका आपका जो है जो प्रोडक्शन गिर गया। दोज हु रेजिस्टेड, जिन्होंने रेजिस्ट किया था कलेक्टिवाइजेशन को, सीवियरली उनको पनिश किया गया। भाई जो इसको नहीं मानेंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी, या तो उनको देश से निकाल दिया जाएगा या उनको जेल में डाल दिया जाएगा। इज इट क्लियर? यस। तो as they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. वो socialism के against तो नहीं है, लेकिन वो rich भी नहीं है। क्लियर है? ओके, जो कलेक्टिव फार्म्स में काम कर सके। तो स्टेलिन गवर्नमेंट allowed some independent cultivation but treated, मतलब कहने का मतलब है कुछ को तो अलाउ कर दिया स्टेलिन ने, लेकिन उनके साथ आपका जो है सिंपैथी नहीं दिखाई जाती थी। कह रहे कलेक्टिवाइजेशन के स्पाइट, इसके बावजूद भी, इकट्ठे खेती करने के बावजूद भी प्रोडक्शन बढ़ा नहीं।
कि वो उल्टा क्या हुआ कि 1930 से लेकर 1933 के बीच में बैड हार्वेस्ट हुई और आपका जो प्रोडक्शन इवन क्या हो गया, गिर गया, जिससे सूखा पड़ गया, ठीक है, और 4 मिलियन लोग मारे गए। बात समझ में आई? डिपोर्टेड क्या होता है? जब किसी को जबरदस्ती कंट्री से बाहर निकाल दिया जाता है। एग्जिट, एग्जिट क्या होता है? फोर्स टू लिव अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? दोनों एक तरह से देश निकाला ही होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? यस एवरीवन, समझ में आ गई बात? इज इट ओके? क्लियर? तो मैंने विद इन द पार्टी बहुत सारे लोगों ने इसकी प्लान्ड इकोनॉमी की क्या की, आपका क्रिटिसाइज भी किया, और इस कलेक्टिवाइजेशन को आपका क्या क्या क्रिटिसाइज भी किया। स्टैलिन एंड सिंपैथाइजर्स चार्ज दीस क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। एक्यूजेशंस भी लगे, मतलब उनके ऊपर इल्जाम भी लगे। अब 1939 आते आते तक 2 मिलियंस आपके प्रिजन्स में थे और लेबर कैंप्स लग रहे थे, और मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ क्राइम्स बट नो वन स्पोक फॉर देम। तो स्टेलिन ने वहां पर आपका जो है, मतलब कहने का मतलब ये है, वहां पर प्रिजन्स की हालत बुरी हो गई। जल्दी से बताइए, यहां तक समझ में आ गया? यस एवरीवन, इज इट ओके? अब लास्ट चैप्टर यही है, 5th चैप्टर यही कहता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, कि हमारा इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस ये हुआ कि भाई लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, इसका ग्लोबल मेन इन्फ्लुएंस एक ये हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, अब इस तरह से जैसे हमारा यहाँ पर कम्युनिज्म आया था, यूरोप की वजह से हमारे रशिया में रेवोल्यूशन आया था। अब इसी तरह से लाइक द कम्युनिज्म पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, द बोल्शेविक एंड ब्रूज कॉलोनियल पीपल्स, कहने का मतलब है दो पार्टीज बना दी गई। एक तो ब्रिटेन के अंडर पार्टी बनी थी हमारी, ठीक है, लेबर पार्टी, क्लियर है, और हमारी दूसरी पार्टी कौन सी बनाई गई थी, मतलब आपका जो है कम्युनिस्ट पार्टी कहां पर बनी थी, ग्रेट ब्रिटेन में। तो इसका अफेक्ट क्या हुआ, जल्दी से बताइए। मतलब आपका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस इसका ये हुआ, ग्लोबल इन्फ्लुएंस इसका ये हुआ बेटा कि हमारी जो पार्टीज की आपका इस रेवोल्यूशन की वजह से, एक तो हमारा लंदन के अंदर आपका कौन सी पार्टी बना दी गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। 1 सेकेंड रुको बेटा, 1 मिनट। यस, तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट ये हुआ बेटा, ग्लोबल इम्पैक्ट ये हुआ कि हम रशियन रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है, हमारा कम्युनिज्म है, ये कंसेप्ट हमारा ग्लोबल लेवल पे फैला, क्लियर है। और हमारा क्या हुआ कि हमारी इस तरह से और भी जितनी भी कंट्रीज थी, जैसे हमारी ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी बना दी गई, आपका जर्मनी के अंदर सोशलिस्ट पार्टी बना दी गई, तो इसका एक आपका जो है ओवरऑल अफेक्ट पड़ा ग्लोबल लेवल पर। तो जल्दी से बताइए, समझ में? यस एवरीवन,